आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पाकिस्तान को डबल झटका। भारत के खिलाफ उसकी 2 साजिशें बेपर्दा हो गई हैं। सर्दियों से पहले उसने कश्मीर में बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश की है, तो वहीं तालिबान को सामने रखकर भारत के खिलाफ 7 देशों की बैठक में साजिश रच रहा था, लेकिन दोनों ही जगहों पर उसे मुंह की खानी पड़ी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक से पहले पाकिस्तान को लगा डबल झटका। तालिबान को सार्क मीटिंग में शामिल कराने की पाकिस्तानी साजिश हुई फेल। सर्दियों से पहले कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश का भी भारतीय सेना ने पर्दाफाश किया। एलओसी पर भले ही पाकिस्तान सीज फायर समझौते का पालन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो भारत के खिलाफ काम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। सबसे ताजा साजिश उसने आतंकियों की घुसपैठ कराने के जरिए की है। सूत्रों के मुताबिक 10 से 14 आतंकियों ने सरहद पार करने की कोशिश की। एलओसी पार कर कश्मीर में घुसने के लिए आतंकी 2 ग्रुप में आए थे। आतंकियों का पहला ग्रुप गुलमर्ग सेक्टर और दूसरा बारामूला गुरेज में जाना चाहता था। उरी में अंगूरी पोस्ट की तरफ से घुस रहे आतंकियों को रोका गया। आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक सैनिक घायल हुआ। उसके बाद आतंकी भाग गए, जिसके बाद बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तलाशी के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 19 सितंबर 2021 रात तकरीबन 10 बजे सुरक्षा बलों को उरी के अंगूरी पोस्ट के पास कुछ हलचल देखने को मिली। उसको देखते ही यहाँ पे तैनात जवान सतर्क हो गए और यहाँ पे एक अभियान चलाया गया। ऑपरेशन में पहले ही घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट्स के साथ सेना के जवानों का आमना सामना हो गया। गोलीबारी में एक जवान जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई को देखते हुए घुसपैठ करने वाले घुसपैठिए इस पूरे इलाके में फैल गए। घुसपैठियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 15 से लेकर 20 तक थी और ये इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सतर्कता के चलते जो घुसपैठिए थे वो मुठभेड़ वाली जगह से तो भाग गए, लेकिन इन्हीं घने जंगलों के बीच वो फैल गए। वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय सेना घुसपैठ करने वाले सभी आतंकियों को ढेर कर ही देगी। वहीं पाकिस्तान ने दूसरी तरफ सार्क देशों की मीटिंग के जरिए भी अपनी नापाक चाल चलने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ही सार्क देशों की मीटिंग होनी थी। पाकिस्तान ने बैठक में तालिबान को बुलाने की शर्त रखी। बाकी सदस्य देशों ने पाकिस्तान की शर्त का विरोध किया। सार्क मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे नेपाल ने फौरन बैठक को रद्द कर दिया। और सार्क को तो किसी तरह से आगे बढ़ाने की ही हमको सोचना होगा, क्योंकि अगर ये वहाँ बोल सकते हैं तो सार्क में भी बोलने में कोई नुकसान नहीं है। और मल्टीलैटरल फोरम में तो एक बंदिश ही बन जाती है, क्योंकि अन्य देशों को साथ लेकर चलना होता है। तो तालिबान भी अपने विचारधारा ऐसे फोरम में वही रखेंगे जो अन्य देशों को स्वीकृत हो। नेपाल सरकार और सार्क सचिवालय की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई। इसमें बताया गया है कि सभी सदस्यों में एक मत नहीं होने की वजह से न्यूयॉर्क में जो बैठक होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। महासभा को संबोधित करने दिया जाए। ये खबर मिली है कि यूनाइटेड नेशंस को तालिबान गवर्नमेंट ने लेटर लिख करके ये मांग की है कि आपको एक्रेडिट किया जाए और यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन है उसको एड्रेस करने दिया जाए। ये बात सही है? आप लोगों ने लिखा है यूनाइटेड नेशंस को? जी बिल्कुल, जी हमने यही लिखा था यूएन को, और हमने शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर जैसे देखेंगे। यानी एक तरह से तालिबान के जरिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को धमकी दी है कि यूएन के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तालिबानी प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने ये दावा भी किया है कि तालिबानी हुकूमत में ताजिक सहित दूसरे पक्षों को भी शामिल किया गया है। फिर भी आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस इस पर फैसला कर सकता है? वहाँ पर तो आप 100% पर हमारा कंट्रोल है, तो इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। तो उसके बाद ये सेशन के बाद दूसरे मालिक के साथ भी बात हुआ है, वो भी हमको मतलब रस्मियत देगा। जाहिर है पूरी दुनिया जान चुकी है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, इसीलिए पाकिस्तान अब खुलकर हर मंच पर तालिबान का साथ दे रहा है।
लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा है कि जिस तालिबान को अपना दोस्त समझ रहा है, भविष्य में सबसे बड़ा खतरा भी उसी को है। तालिबान शासन ने अपने ड्रग का मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया है। अकेले भारत में तालिबान शासन आने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं। तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रग्स के जाल में भारत के युवाओं को फंसाना चाहती है। भारत में ड्रग्स भेजकर कौन चाहता है उथल पुथल मचाना। अब मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 25 करोड़ की ड्रग्स। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 करोड़ की ड्रग्स के साथ कस्टम इंटेलिजेंस विंग ने मां बेटी को गिरफ्तार किया है। दोनों ही विदेशी नागरिक हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से मुंबई आ रही मां बेटी ने अपने सूटकेस के अंदर करीब 5 किलो हेरोइन छिपाया था। कस्टम सूत्रों के अनुसार इन्हें ड्रग माफिया रैकेट द्वारा 5000 अमेरिकी डॉलर का वादा किया गया था। दोनों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रग्स पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर तो हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसे कागजों में तो बताया गया था टेलीकॉम पाउडर, लेकिन वास्तव में था नशे का जहर, जो भारत के अलग अलग शहरों में भेजा जाना था। जांच एजेंसियों ने जब मामले की जांच आगे बढ़ाई तो उसके तार सीधे दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए। डीआरआई ने दिल्ली और यूपी के नोएडा में 2 जगहों पर छापा मारा। दिल्ली से 2 अफगानियों सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा से भी 2 अफगानियों को पकड़ा गया है। अहमदाबाद वाले केस में चेन्नई से पति पत्नी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक रेजिडेंशियल इलाके में मादक पदार्थ बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। डीआरआई को इस जगह से मादक पदार्थ बनाने के सभी उपकरण बरामद हुए हैं। खुलासा ये भी है कि गुजरात पोर्ट से जो माल बरामद हुआ है और नोएडा के इस रेजिडेंशियल इलाके से जो रॉ मटेरियल बरामद हुआ है वो दोनों एक ही तरह का है, यानी इनके तार आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर भारत में मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। इनमें 6 जुलाई को पंजाब पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से लगभग 20 किलो हेरोइन पकड़ी। 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने 12 किलो हेरोइन जब्त की। गुजरात पोर्ट से लगभग 3000 किलो की ड्रग्स पकड़ी गई। 20 सितंबर को दिल्ली नोएडा से 20 किलो हेरोइन जब्त की गई। सूत्रों के मुताबिक गुजरात पोर्ट से जो ड्रग्स पकड़ा गया वो 3 परतों में छुपाकर रखा गया था और उसकी एक परत में टेलीकॉम पाउडर भी शामिल था, जिसके चलते ड्रग्स के रेसे पूरे सामान में आ गए। इसके बाद अब इस पूरे सामान के वास्तविक मूल्य का आकलन कराया जा रहा है। साथ ही इस मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय समेत एनआईए तथा तमाम दूसरी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, जिससे पूरे देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश हो सके। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक जितने भी बड़े मामले पकड़े गए हैं उन सभी के तार अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि तालिबान इसमें कहां तक शामिल है। सूत्रों का दावा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद ड्रग तस्करी में तेजी आई है और उसके इस काम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी पूरी मदद कर रही है। इसके पीछे पाक की नापाक सोच ये है कि तालिबान उसके सहयोग का एहसान मानेगा और जब ड्रग्स जाएगा तो मुनाफा उसे भी मिलेगा और बर्बाद भारत की युवा पीढ़ी होगी। पाक एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब तक जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक अफगानिस्तान में शासन चलाने के लिए प्रतिवर्ष $7 बिलियन की जरूरत होती है, जबकि तालिबान सरकार वैध रास्तों से मात्र $2 बिलियन ही कमा सकती है। ऐसे में उसकी सोच है कि जो उसके यहाँ आसानी से उपलब्ध है उसे बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो, जिससे अफगानिस्तान पर उसका शासन बरकरार रहे। देखना यह होगा कि उसके नापाक साजिश कहां तक कामयाब होती है। ध्यान रहे कि एबीपी न्यूज ने अगस्त महीने में ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि तालिबान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत में ड्रग्स भेजने के लिए कई रूट बना लिए हैं। इनमें ईरान, गुजरात, मुंबई समुद्री रूट भी शामिल था और सबसे बड़ी ड्रग खेप इसी रूट से। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में शिष्य आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल
उत्तराखंड से, हरिद्वार से लखनऊ लाया गया था, प्रयागराज माफ कीजिए, और लगातार पूछताछ चल रही थी। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को भेजा गया। बड़ी खबर इस समय की, आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य, जिसका नाम आत्महत्या के जब करने के बाद सुसाइड नोट में मिला है और उसमें पूरी तरह से आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया है महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए। अब आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बड़ी खबर इस समय की, पुलिस ने पूछताछ की है। आनंद गिरी का लैपटॉप, उनके फोन सभी को सीज कर लिया गया है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को भेजा गया। हालांकि सवाल जरूर खड़े होते हैं कि सिर्फ 24 घंटे की पूछताछ के अंदर ही आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया? क्या पुलिस को और पूछताछ नहीं करनी थी? क्या पुलिस ने पुलिस कस्टडी नहीं मांगी? लेकिन अब आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस समय की प्रयागराज जिला कोर्ट से हम आपको बता रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी का नाम सामने आया था मुख्य आरोपी के तौर पे। लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या पुलिस ने और कस्टडी की रिक्वेस्ट नहीं की थी कोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोई कस्टडी की रिक्वेस्ट पुलिस ने नहीं की। दोनों का पहले मेडिकल कराया गया, आदित्य तिवारी और आनंद गिरी का दोनों का पहले मेडिकल करवाया गया और उसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया और पेश करते ही और सीधा इनको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेज दिया है। हालांकि पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि शायद कल वो रिमांड की एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद रिमांड लेंगे इनकी और फिर पूछताछ की जाएगी। मनोज, आदित्य तिवारी और आनंद गिरी आप बता रहे हैं दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संदीप तिवारी से क्या पूछताछ अभी चल रही है पुलिस की, उस पर लेकर क्या स्टेटस? देखिए संदीप तिवारी को लेकर के पुलिस ने कुछ स्टेटस क्लियर नहीं। मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। ये आप देख सकते हैं शिष्य आनंद गिरी को जब कोर्ट में लाया गया, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उस समय वहां पर जमावड़ा लोगों का महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में, संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके शिष्य आनंद गिरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया। ये कोर्ट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, धक्का मुक्की कोर्ट परिसर में। जी बिल्कुल, देखिए काफी संख्या में जो वकील थे या और भी लोग थे वो मौजूद थे, लेकिन पुलिस के जो लोग थे वो भी काफी संख्या में मौजूद थे। आपको बताना चाहूंगा कि एसआईटी की टीम तो थी, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की भी पूरी टीम यहाँ पर पूरी कस्टडी में लेकर के इनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए थे। 7 गाड़ियों का ये काफिला था जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया गया और उसके बाद सीधा कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया। जिस वक्त कोर्ट में पेश किया जा रहा था उस वक्त वकीलों की काफी भीड़ लग गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के लोग भी इनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि एसआईटी की टीम भी मौजूद थे, एसआईटी की टीम भी इनके साथ मौजूद थी और कोर्ट में। जी आप बने रहिए हमारे साथ। निरंजनी अखाड़े के कैलाशानंद महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं। कैलाशानंद जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं और अब उत्तराधिकारी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं, है हत्या है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमज़ोर दिल के नहीं थे। मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बिठा दी है, इसकी बारीकता से जांच की जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी समाज के सामने आपके द्वारा देखा जाएगा। और नरेंद्र गिरी जी महाराज को बहुत करीब से जो लोग जानते थे उन्हें पता था कि नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी लिखते नहीं थे, उनको लिखना नहीं आता था और नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग वो नहीं है। इसलिए नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा वह सुसाइड नोट जो लिखी गई है वो नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है।
महामंडलेश्वर आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बलबीर गिरी का जो नाम सामने आ रहा है वो अब मठ के पदाधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, महंत की जगह लेंगे या नहीं लेंगे महंत नरेंद्र गिरी की, क्या मत है आपका? मेरी बहन, बलबीर गिरी जी की कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं है। वो तो हमारे अखाड़े की अपनी समस्या है। अखाड़ा पंच बैठ करके तय कर लेगा। मैं केवल उस सुसाइड नोट की बात करना चाहता हूं इस समय कि सुसाइड नोट की जांच हो और हत्या की जांच हो कि नरेंद्र गिरी जी महाराज के आश्रम में ही नरेंद्र गिरी जी महाराज के सैकड़ों सेवकों के रहते हुए नरेंद्र गिरी जी की हत्या कैसे हुई, नरेंद्र गिरी जी की मौत कैसे हुई, ये बहुत बड़ी घटना है। और क्योंकि नरेंद्र गिरी जी के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, मुझे लगता है कि 2003 से 2021 तक मेरे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं वो, और बहुत ही अच्छे मित्र थे वो, इतने अच्छे मित्र थे कि जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता है, मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता हूँ। वो छोटी सी छोटी बात भी मुझसे शेयर करते थे, मुझे बताते थे। क्या आनंद गिरी को लेकर उन्होंने कभी अपनी शंका जाहिर की थी आपसे आचार्य जी? हाँ, बिल्कुल की थी। आनंद गिरी जी को लेकर के उन्होंने शंका व्यक्त की थी, लेकिन दोनों की आपस में एक दिन अचानक उनकी आपस में समझौता हुई और समझौता का संदेश हम लोगों को मिला। हम लोग प्रसन्न हुए, अखाड़ा भी प्रसन्न हुआ और हम सब प्रसन्न हुए, तो मुझे अच्छा लगा। तो इसलिए उनके आपसी गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का जो सूक्ष्म विवाद है वो देश में समाज में चलता रहता है, लेकिन उससे इतनी बड़ी घटना का अंजाम वो खुद देंगे ये कभी हम लोगों को सत्यता प्रतीत नहीं होती। यह अप्रत्याशित घटना है और ये हमारे गले से कभी बात उतरती नहीं, क्योंकि आज हम सब अत्यंत हतप्रद हैं। हम कुछ बात करने में भी विवश हैं कि क्या हुआ। हम जब सब कल गद्दी पे आए, बाघंबरी मठ में आए, तो हमें लगा कि अरे ये तो सब उजड़ गया, भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ चला गया, सनातन संस्कृति का एक स्तंभ चला गया। तो इसलिए हम केवल इस बात को आज रखना चाहते हैं आपके माध्यम से। योगी जी आज इस पूरी टीम को निर्देश दे चुके हैं। अभी डीएम और कमिश्नर आ रखे थे, दोनों ने हमसे कहा आचार्य श्री जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बलबीर गिरी के लिए उन्होंने एक तरीके से मठ में ये कहा है कि उनका ध्यान रखा जाए, उन्हीं को गद्दी सौंपी जाए। तो अब ये भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की कि एक मरने वाली आत्मा अगर ये चाहती थी, उनकी आत्मा को खुशी है इस बात से, तो बलबीर गिरी पर कोई फैसला जल्द लिया जाए। मेरी बहन, आप ऐसी बातें ना करो। ये इंटरनेशनल चैनल है। आप देखो, मैं तो सुसाइड नोट को ही चैलेंज कर रहा हूँ। सुसाइड नोट में जो लिखा है हम उसे स्वीकार तो तब करेंगे ना जब वो सुसाइड नोट सही होगा। वो सुसाइड नोट ही 100% नहीं 1000% गलत है। वो सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। नरेंद्र गिरी जी, आचार्य जी, आप एसआईटी जांच से संतुष्ट हैं या आप सीबीआई जांच चाहते हैं? अभी एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी जांच होने के बाद हम सबों के बीच में जब उसका प्रमाण आएगा, हम उस प्रमाण को देखेंगे। अगर हमें संतुष्टि मिली तो हम उसे स्वीकार करेंगे, वरना सीबीआई की मांग करेंगे। आचार्य जी, एक शंका, मैं जानती हूं कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, ढेरों ट्वीट्स मुझे आ रहे हैं और आप क्योंकि बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए मेरे लिए पूछना जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि इस सुसाइड नोट से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो बलबीर गिरी को हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बलबीर गिरी भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आने चाहिए? लोगों ने उनको लग रहा है कि फायदा होगा। बलबीर गिरी तो यहाँ था ही नहीं उस समय। बलबीर गिरी तो हरिद्वार था। हाँ, नहीं देखो, मैं फायदा और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो राष्ट्र का नुकसान देख रहा हूँ कि राष्ट्र का, समाज का, अस्तित्व का, परंपरा का, धर्म का और हमारी जो एक सनातन परंपरा, दशनाम परंपरा, उसका नुकसान हुआ। इसलिए हम उस नुकसान की भरपाई चाहते हैं और इसकी जीवन में कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो। इतने आप यहाँ आओ, इस मठ को आप देखो, लगभग
200 से 300 कर्मचारी इस मठ में हर समय रहते हैं। क्यों? मैं आपकी पहली बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं आचार्य जी, लेकिन क्योंकि आनंद गिरी भी हरिद्वार में थे, बलबीर गिरी भी हरिद्वार में थे, और सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि हरिद्वार से जानकारी मुझे मिली कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है किसी लड़की के साथ झूठी तस्वीर डालकर, इसलिए ये सवाल बनता है। निरंजनी अखाड़ा के ही सचिव रविंद्र पुरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र पुरी जी, आचार्य हमारे साथ बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर, उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो सुसाइड नोट है वही झूठ है। आपका क्या मत है? और बलबीर पुरी को लेकर आपका क्या मत है? बलबीर गिरी को लेकर, माफ कीजिए। देखिए, हमारे महाराज श्री ने जो अभी आपको बताए, महाराज श्री हमारे निरंजनी अखाड़े के आचार्य हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा संदेह है सुसाइड नोट जो लिखा गया है, महाराज श्री हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसने भी सुसाइड नोट लिखा है आप स्वयं उसको देखें, सोशल मीडिया पे भी ये नोट चल रहा है सुसाइड नोट। इसमें महाराज श्री जो हमारे हैं बहुत कम पढ़े लिखे थे, और जिसने भी सुसाइड नोट लिखा है हमारा ये मानना है ये करीबन BA MA से कम का स्टूडेंट या जिसने भी लिखा है नहीं होगा। ठीक है, मैं कैलाशानंद गिरी जी आपका रुख करना चाहूँगी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब क्या ये जो मृत्यु आत्महत्या हुई है ये अब गद्दी की लड़ाई बन गई है? ये गद्दी की लड़ाई ही थी, आत्महत्या हुई है, ये अब गद्दी की लड़ाई बन गई है? ये गद्दी की लड़ाई ही थी कि ये वजह बनी इस आत्महत्या की या हत्या की? नहीं है नहीं मेरी बहन, मेरी बहन, गद्दी की कोई लड़ाई नहीं। गद्दी हमारा स्वतंत्र है और गद्दी की परंपरा अखाड़े की परंपरा के तहत है। अखाड़ा और पंच, आपको पता होगा, ये हमारी एक बहुत न्यायिक परंपरा है। अखाड़े में जो पंच हैं वो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, इसलिए गद्दी की कोई लड़ाई नहीं है। गद्दी का जो योग्य उत्तराधिकारी होगा वो बात का निर्णय है। अभी निर्णय केवल इस बात की हमें चाहिए कि हमारे देश का, हमारी परंपराओं का एक स्तंभ चला गया और वो गलत तरीके से गया है, उसको भेजा गया नहीं, वो उसे भेजा गया, उसे मारा गया है, और उसकी जो हत्या हुई है उस हत्या में जो लोग हैं उनकी खुलासा होनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, गद्दी के सारे फैसले महंत नरेंद्र गिरी लेते थे, अब वो है नहीं। अब कौन लेगा वो फैसला? जो आप कहते हैं कि एक समिति बैठेगी और वो तय करेगी गद्दी के लिए, वो कौन होगा? कौन है वो 5 नाम जिनको कंसिडर किया जाएगा? क्या उसमें बलबीर गिरी को भी कंसिडर किया जाएगा? पूरे पंच है। मैंने कहा मैं तो अखाड़े का आचार्य हूँ, मैं अखाड़े का वैधिक जो विधिक कार्य है मैं उसे करता हूँ। अखाड़े में कोई निर्देश है, अखाड़े की परंपराओं में कोई निर्देश है, अखाड़े के कार्य को कहीं बढ़ाने में कोई मेरा निर्देश है, मैं उस कार्य को करता हूँ। अखाड़े के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अखाड़े के जो हमारे पंच होते हैं, अखाड़े के जो हमारे श्रीमहंत होते हैं, कि अब अगला नाम कौन? जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगला नाम तो जो आगे के कार्यक्रम हैं हमारी कुछ अपनी निजी परंपरा है, उस परंपरा के बाद सभी आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। तब तक ये जांच भी हमारे सामने लगभग आ जाएंगे, खुल करके सामने आ जाएगा, और देश और समाज आपके माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को देखेगा। क्या निरंजनी अखाड़ा बागंबरी पीठ चलाएगा? सीधा सवाल। नहीं, निरंजनी अखाड़ा तो बागंबरी पीठ का है ही, आज नहीं तो 10 साल पूर्व, 20 साल पूर्व। ये तो आज क्या है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे अखाड़े के मैन थे। हमारे अखाड़े, देखो होता क्या है, हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। मैं अभी अखाड़े का आचार्य हूँ, मेरे पास अखाड़े का कोई मठ नहीं होता, केवल पद है मेरे पास, लेकिन मैं अखाड़े के सर्वोच्च पद पर हूँ। अभी नरेंद्र गिरी जी महाराज को मैंने पारस मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि अखाड़े का छोटा और बड़ा कोई भी साधु हमारा शिष्य होगा, हम उसके गुरु होंगे। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा की पूजा है, हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं, परंपरा की गादी की पूजा है। नरेंद्र गिरी जी महाराज इस बाघंबरी गद्दी के महंत होते हुए निरंजनी अखाड़े के श्री महंत थे, नगाड़ निरंजनी अखाड़े के महंत थे। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी परंपरा से, किसी भी निरंजनी अखाड़े से जीत कर, कानूनी लड़ाई जीत कर मठ की अध्यक्षता उन्होंने अपने हाथ में ली थी। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब महंत नरेंद्र गिरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई आपसे जीती है। साथ था। हाँ।
मैं बता रहा हूं कि वो जीत करके आए, उस समय अखाड़े और उनकी आपस में कुछ अखाड़े और उनकी बीच में कुछ खटपट था। बाद में अखाड़े में आए, अखाड़े से वापस उनकी समझौता हो गई और अखाड़े में फिर वो साथ आकर के नरेंद्र गिरी जी महाराज को श्री महंत बनाने वाले रविंद्रपुरी जी महाराज और श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के द्वारा उनकी नियुक्ति अखाड़े में हुई और जिसके कारण वो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मेरा कहने का तात्पर्य कि व्यक्तिगत व्यक्ति कोई जी रविंद्रपुरी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्रपुरी जी, आनंद गिरी को लेकर क्या रुख है आप साधु परंपरा के सभी संतों का? देखिए, आनंद गिरी जी का विषय नहीं है, ये किसी संत का विषय नहीं है। सबसे बड़ा विषय हमारा ये है कि जो ये सुसाइड लेटर लिखा गया है, क्या ये ओरिजिनल है या फेक है, हमें इस विषय को देखना है। और हमारा जो मानना है, अभी हम नहीं, साधु समाज नहीं, जितने भी भक्तगण, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जो महाराज श्री को जानते थे, सबका यही कहना है कि ये उनके हस्ताक्षर नहीं है, ये लेटर उन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो लिखते ही नहीं थे। जो इतने लिखे पढ़े नहीं थे कि वो इतनी बड़ी चिट्ठी लिखे, करीबन 10-12 पेज है वो, तो समस्या यहाँ पे है ये। इसलिए जो है ये लेटर जो लिखा गया ये टोटली फेक है, इसलिए इसको हम ये नहीं मानते कि महाराज श्री ने ये लेटर लिखा हुआ है। ठीक है आचार्य जी, पंच परमेश्वर ऐसे किन 5 नामों को इस पद के लिए जिसको कहा जाए कि कंसीडर करेंगे या उस पर विचार करेंगे, जो महंत नरेंद्र गिरी की जगह ले सकते हैं? मैं कोई 5 नाम आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, हमारे पांच नाम नहीं होते, हमारे तो पूरे पंच परमेश्वर हैं और अष्टकोशल श्री महंत हैं। अष्टकोशल के जो श्री महंत होते हैं वो अखाड़े के मालिक होते हैं। जैसे वर्तमान में पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज हैं और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। ये हमारा जो अष्टकोशल है और हमारे जो श्री महंत हैं और हमारे जो बड़े महंत हैं, अखाड़ा क्या सभी आज लगभग लाखों साधु, लाखों नागा हमारे निरंजनी में अखाड़े में है, जिसका प्रतिनिधित्व आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी करते हैं। लेकिन कैलासानंद गिरी के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। निर्णय हमारा पंच लेता है, उस निर्णय का अनुमोदन करने का अधिकार कैलासानंद गिरी के पास रहता है। हाँ, अगर उस निर्णय में कहीं किसी प्रकार की कोई संवैधानिक बाधा आती है, विधिक बाधा आती है, तो आचार्य उस बाधा को टालता है। आचार्य उस बाधा को तोड़ करके अखाड़े की परंपराओं को आगे बढ़ाने का निर्देश अखाड़े को देता है। तो उस परंपराओं को लेकर के हम सभी लोग बैठेंगे, अखाड़े के पूरा पंच बैठेगा। उसके बाद इस बाघंबरी अगर फॉरेंसिक की जांच में ये निकल कर आता है कि वो सुसाइड नोट सही है, आचार्य जी, अगर फॉरेंसिक की जांच में ये निकल कर आता है कि वो सुसाइड नोट सही है, तब तो आप मानेंगे ना एसआईटी अगर कहती है, तो क्या उसके बाद आप बलबीर गिरी जी को वो जिम्मेदारी देंगे जो महंत नरेंद्र गिरी चाहते थे? हाँ, एक बात, मैं पहली बात तो इस बात को अस्वीकार कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक जांच में आ ही नहीं सकता कि नरेंद्र गिरी जी महाराज के लेटर हैं वो। अगर कुछ ऐसा कहीं भी 1% आया तो आचार्य जी, महाराज का लिखा हुआ कुछ है आपके पास, कोई कागज कुछ? है। रविंद्रपुरी जी महाराज के पास बहुत सारे पेपर हैं महाराज के लिखे हुए, लेकिन महाराज कभी लिखते नहीं थे, केवल उनका साइन था, इसलिए उनके साइन ही हो सकते हैं। और साइन और उनके लेटर की जो राइटिंग है, उनकी जो हैंडराइटिंग है, दोनों को मिक्स कराया जाएगा, मिलाया जाएगा। फॉरेंसिक जांच से स्पष्ट हो जाएंगे कि ये नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा लिखे गए नहीं है। ठीक है रविंद्रपुरी जी, अगर ये हैंडराइटिंग मैच कर जाती है, ये साइन मैच कर जाते हैं, तो क्या बलबीर गिरी जी के नाम पर आप सभी पंच परमेश्वर सहमत होंगे? क्योंकि आखिरी इच्छा थी महंत नरेंद्र गिरी की। देखिए, मैंने इससे पूर्व मैंने आपको कहा बलबीर गिरी का विषय नहीं है। और आपका जो ये कहना है और हमारा ये सबका मानना नहीं, हमारा पूरा भारत, जितने भक्त हमारे, जितने संत समाज हमारा है, सबका यही कहना है और सबने यही देखा है कि ये वो लिखते ही नहीं थे। जब लिखे ही नहीं तो वो सही कैसे निकलेगा? तो हमारा ये कहना है, दस्तखत तो करते थे ना, सुसाइड नोट लिखा गया है, अभी आचार्य जी बता रहे हैं कि दस्तखत वो करते थे, तो दस्तखत से मैच हो जाएगा। अगर उस कागज के ऊपर उन्हीं के दस्तखत है तो पता चल ही जाएगा कि सच है कि झूठ। देखिए, बिल्कुल वो साइन हमारे पास है, वो साइन शासन के पास है, प्रशासन के पास है। जितने भी मेले हुए हैं, चाहे वो प्रयागराज का मेला रहा हो, उज्जैन का मेला रहा हो, नासिक का मेला रहा हो, सरकार के पास उनके सिग्नेचर है, उससे उसको मिलाया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।
चलिए, मैं अब इससे आगे बढ़ती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी, आप भी कह रहे हैं अगर वो दस्तखत मैच कर जाते हैं, वो हैंडराइटिंग मैच कर जाती है, तब आप मानेंगे कि आत्महत्या का ही मामला है और जिसको वो महंत बनाना चाहते थे उनको महंत बनाया जाएगा, बलवीर गिरी जी को? मेन आप हमें ये कहना चाहते हैं कि हम जबरदस्ती हाँ बोले, जब हमें ये लगता है, जब हमें ये पूरा कंफर्म है कि उन्होंने लेटर लिखा ही नहीं, वो लिखते ही नहीं थे, हम हाँ कैसे बोले? वो कैसे आएगा कि उन्होंने लिखा हो जब वो लिखते ही नहीं थे? वो हमारे साथ के मैन थे, हमारे साथ अखाड़े में रहते थे, हम सब जानते हैं, वो लिख ही नहीं पाते थे। और ये जो लेटर लिखा गया जो सोशल मीडिया पे आप देखें, ये लेटर जो है करीबन इसमें जो मैं समझता हूँ ये BA MA से कम इसकी एजुकेशन नहीं होगी जिसने ये लिखा हुआ है। आप इसमें देखिए कई शब्दों को आप देखें, जो धनंजय लिखा है, वो तिवारी, जो भी लिखा गया है कितना सुंदर लिखा गया है। ये 5वीं 6वीं वाले की राइटिंग हो ही नहीं सकती है। ये तो मैं समझता हूँ मिनिमम वो BA से कम नहीं है, 7वीं आचार्य से कम नहीं है। ठीक है आचार्य जी, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ये कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है कि जो डेथ हुई है वो ड्यू टू हैंगिंग हुई है, यानी लटकने की वजह से हुई है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे साजिशकर्ता लोग मठ के भीतर मौजूद थे जो उनके कमरे में चले गए और इस हद तक वो सफल हो गए कि उनको लटका दिया? क्योंकि डेथ ड्यू टू हैंगिंग आई है पोस्टमार्टम में। मैं इस विषय को रविंद्र पुरी जी महाराज के सामने रखूंगा कि प्रशासन के सहयोग से प्रशासन को बुला करके हम उस कमरे को देखना चाहेंगे कि उस कमरे में कितने दरवाजे हैं, उस कमरे में कितने दरवाजे हैं, उस कमरे में किधर से कौन आ सकता है, कौन जा सकता था। क्योंकि अब इस कमरे को सरकार ने, प्रशासन के लोगों ने, शासन के लोगों ने सील कर रखा है। मैं रविंद्र पुरी जी महाराज से आपके कथनानुसार मैं इनसे कहूँगा कि SSP को बुला करके या IG साहब को बुला करके, DM को बुला करके उस ताला को खोला जाए और हम उस कमरे को देखना चाहते हैं। ठीक है आचार्य जी, आपको भी और रविंद्र पुरी जी आपको भी, आप दोनों को पुलिस पर तो भरोसा है ना? पुलिस की SIT की जांच पर तो आप भरोसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल पुलिस पे पूरा विश्वास है। मुझे सरकार पर पूर्णतया भरोसा है, मुझे योगी जी पर पूर्णतया भरोसा है। मेरे भाई हैं, वो कदापि गलत नहीं होगा, मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होगा और यहाँ की जो पुलिस है वो कभी अन्याय नहीं करेगी। ठीक है, आनंद गिरी के लिए तो रविंद्र पुरी जी उस सुसाइड नोट में, आप इसको झूठ मानते हैं लेकिन क्योंकि मेरे सामने वो है तो मुझे तो उसी पर पूछना है, उसमें जो लेटे हुए हनुमान जी के जो मुख्य पुजारी थे आद्य तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी का नाम है, उनको लेकर उनसे क्या विवाद था महंत जी का? क्या इसको लेकर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि आनंद गिरी के मामले में तो साफ है कि वो ब्लैकमेल कर रहा चाहता था। बिल्कुल नहीं, मुझे इस विषय में आद्या तिवारी या उसका जो बेटा है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा कोई बहुत परिचय, नमस्कार में जब भी आता था मुझे आशीर्वाद लेने वो आते थे, मैं आशीर्वाद देता था पुजारी को। बाकी मेरा इससे अधिक उस पुजारी या उनके बेटे से कोई संबंध नहीं था। मैं केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर ये पत्र ही झूठा है तो इसकी जांच बारीकता से होने के बाद आपके माध्यम से स्पष्टीकरण देश और समाज को पता लग जाएगा। आचार्य जी, आपके बहुत नजदीकी थे, आप कहते हैं मेरे मित्र तुल्य थे। क्या मन की परेशानी आनंद गिरी को लेकर जो थी वो आपसे उन्होंने कभी बांटी थी, और बांटी थी तो क्या कुछ कहते थे? उन्होंने बहुत ऐसी हल्की सी जिक्र किया था, बहुत हल्का सा। तो मुझे लगता है कि उस जिक्र के कुछ ही दिनों बाद दोनों गुरु शिष्य का आपस में अचानक समझौता लखनऊ में हुआ, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वह जानकारी सुना, देखा, पढ़ा, अच्छा लगा। हम तीनों ने आपस में बात किया, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी आनंद अखाड़ा, सचिव हमारे रविंद्र पुरी जी महाराज और मैं स्वयं, हम तीनों ने आपस में बात किया। हम सबों को अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, गुरु शिष्य के आपस में समझौता हो गई। लेकिन वो जिक्र क्या किया था? बस इतना इस विषय में, इस विवाद के विषय में इतनी जानकारी थी। हाँ? मैं यही जानना चाहती हूँ कैलाशानंद गिरी जी, आचार्य जी, कि वो जिक्र क्या था, मतलब वो क्या कह रहे थे? एक बहुत छोटी सी कोई यहाँ आसपास जमीन होगी, उस जमीन को लेकर के कोई विवाद था। बहुत छोटी सी बात, छोटी सी जमीन होगी, छोटी सी, क्योंकि मैं उस जमीन को भी नहीं देखा, उस विवाद को भी मैंने नहीं देखा पास से। तो वो बहुत छोटी सी जमीन की विवाद थी, जिस विवाद को लेकर के ये घटना हुई थी और बाद में आपस में समझौता हो गया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्रपुरी जी आपका, आचार्य महामंडलेश्वर जी आपका, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और हम बता दें कि अभी यही कहना है कि पंच परमेश्वर ही तय करेंगे कि अगला महंत कौन होगा नरेंद्र गिरी के बाद। महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में उनकी इच्छा के मुताबिक भू समाधि दी गई। महंत की मौत को लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन संभालेगा बागंबरी गद्दी, कौन बनेगा महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी। प्रयागराज के वाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दे दी गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद साधु संतों ने संत परंपरा के हिसाब से नरेंद्र गिरी को विदाई दी। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि उसी जगह पर दी गई है जहां उन्होंने समाधि देने की इच्छा सुसाइड नोट में जताई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सवाल अब भी लोगों के मन में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि जो सुसाइड नोट पेश किया जा रहा है, क्या उस पर लिखावट वाकई में नरेंद्र गिरी की ही है? सुसाइड नोट की लिखावट पर सवाल पहले दिन से ही खड़े हो रहे हैं। महंत जी को जानने वाले साधु संत कहते हैं कि गुरु जी को कभी लिखते हुए देखा ही नहीं गया। वो कागजों पर सिर्फ दस्तखत करते थे। ऐसे में इतने पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने कब और कैसे लिख डाला? ये सवाल पहले ही दिन यानी कि सोमवार को ही आनंद गिरी ने खड़े किए थे, लेकिन अगले ही दिन यानी मंगलवार को महंत जी के दूसरे शिष्य बलबीर गिरी ने दावा किया था कि लिखावट तो गुरुजी की ही है। मुझे अंदाजा था कि मेरी हत्या हो सकती है सर, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में हैं। मैंने पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से कहा है कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में हैं। मुझे नहीं पता था किस दबाव में है, लेकिन दबाव में थे और दबाव का कारण आज ये दिख रहा है सर। उनकी हत्या हुई है सर, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। इसी के बाद मौत की इस मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया। गुरुजी को जानने वाले दो परम शिष्यों ने अलग अलग दावे कर दिए और इन दावों को लेकर चर्चा चल पड़ी कि आखिर सुसाइड नोट की सच्चाई है क्या। सुसाइड नोट सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक शिष्य आनंद गिरी को विलेन बनाकर हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि दूसरे शिष्य बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया है। और इन्हीं दो चेलों के बीच अब गुरु की मौत की गुत्थी उलझ कर रह गई है। चर्चा चल रही है, सवाल उठ रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से आकलन करने में जुटे हैं। इसी बीच बलबीर गिरी ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर के सवालों का सामना करते हुए सुसाइड नोट के बारे में दिए गए कल के बयान से पलटी मार दी। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। कल जहां बलबीर गिरी ने सुसाइड नोट की लिखावट की पुष्टि की, वहीं आज उन्होंने लिखावट को पहचानने से मना कर दिया। कल जहां बलबीर गिरी ने सुसाइड नोट की लिखावट की पुष्टि की, वहीं आज उन्होंने लिखावट को पहचानने से मना कर दिया। वाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी ने 2 दिन में 2 तरह के बयान क्यों दिए, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खुद बलबीर गिरी कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो उनकी जांच भी कर ले। वेदांती जी ने आपने कहा है कि जिसका जो उत्तराधिकारी वही साजिश किया वेदांती। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, कहीं जात हूँ न, मैं कुछ बना हूँ नहीं, नॉर्मल साधक हूँ, नॉर्मल साधु हूँ।
आ रखा हूँ, समाधि में आया हूँ। जिसका नाम चिट्ठी में है उसी ने साजिश की है। बहुत बढ़िया है। आप पे आरोप लगाया है। कोई बात नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ ना। आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्या मतलब है, ये बैठा हूँ। वैसे बलवीर गिरी ने ही उत्तराधिकारी की तरह गुरु के समाधि संस्कार के रीति रिवाज को पूरा किया। जब समाधि के लिए मिट्टी देने की प्रक्रिया चल रही थी, तब बलवीर गिरी वहीं बैठे हुए थे। इससे पहले जब पार्थिव शरीर को गंगा स्नान के लिए संगम ले जाया गया, तब भी बलवीर गिरी रथ पर पार्थिव शरीर के बगल में बैठे थे। बलवीर गिरी और आनंद गिरी करीब करीब एक ही समय के दौरान महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बना रखा था। बलवीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। बलवीर गिरी उत्तराखंड के निवासी हैं। बलवीर गिरी 2005 में संत बने थे। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी अपने शिष्य आनंद गिरी को ही साथ रखा करते थे। कहा तो जाता है कि मठ का उत्तराधिकारी उन्होंने आनंद गिरी को ही बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन 2019 में आनंद गिरी की ऑस्ट्रेलिया में हुई गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र गिरी ने फैसला बदला। इसके बाद गुरु शिष्य में दूरियां बढ़ने लगी, तो नरेंद्र गिरी ने बलवीर को हरिद्वार से प्रयागराज बुला लिया और यहीं से मठ में विरासत की लड़ाई की नींव पड़ गई। आनंद गिरी और बलवीर गिरी के बीच रिश्ता कैसा रहा, इसको लेकर अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जाता है कि बलवीर की प्रयागराज में एंट्री के बाद आनंद गिरी का रुतबा कम होने लगा था। नरेंद्र गिरी की मौत की खबर के बाद से ही गिरी के दो शिष्यों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहले शिष्य हैं आनंद गिरी, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, और दूसरे हैं बलवीर गिरी, जिन्हें नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। लेकिन ये कहानी उतनी भी सीधी सादी नहीं है। नरेंद्र गिरी के दोनों शिष्यों का सत्य क्या है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी और सुसाइड नोट में ही उत्तराधिकारी का नाम बलवीर गिरी। 2000 में संन्यास की दीक्षा आनंद गिरी ने ली। बलवीर गिरी ने यह दीक्षा 2005 में ली। प्रयागराज में महंत के बाद नंबर 2 आनंद गिरी। हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर की देखरेख बलवीर गिरी के द्वारा की जा रही थी। 2019 तक महंत के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद गिरी। 2019 में हरिद्वार से प्रयागराज बुलाए गए बलवीर गिरी। सुसाइड नोट में लिखावट पर सवाल उठाए आनंद गिरी ने, लेकिन बलवीर गिरी ने पहले तो इसकी पुष्टि की, लेकिन फिर आज पलट गए। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं आनंद गिरी, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं बलवीर गिरी। विवादों में घिरे रहने की वजह से चर्चा में अब तक किसी विवाद से नाम नहीं जुड़ा है बलवीर गिरी का। बड़े लोगों के साथ अक्सर दिखते रहे आनंद गिरी, सार्वजनिक रूप से कभी सक्रिय नहीं दिखे बलवीर गिरी। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हुंकार रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।